फेसबुक ट्वेल्थ 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 है, ट्वेल्थ सेशन। जी जी हाँ, फेसबुक पे स्टार्ट। धन्वन्तरि समारंभाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। कुछ विषय पर हम जब बात कर रहे थे तो उसमें कुछ बातें रह गई है, अगली बार भी होगी वो बातें। और कंटिन्यू ऐसा अलग अलग रोगों पर आयुर्वेद क्या कहता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो समझ सकते हैं, हम समझ रहे हैं। उसमें खास करके कुछ कुछ विशेष दवाइयां जो बताई है उसमें कुछ सामान्य है, कुछ विशेष है। कुछ किसी भी परिस्थिति में सामान्य रूप से दे सकते हैं, कुछ विशेष लक्षणों पर दे सकते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे वो क्षार सूत्र, एक आयुर्वेद की पद्धति आती है। ऑपरेशंस जो आयुर्वेद के होते हैं, पहले के काल में शल्य चिकित्सा जिसको कही जाती है। आज जितने भी शल्य चिकित्सक होते हैं, पास होते हैं, मतलब एमएस करके, आयुर्वेद में भी एमएस होता है, तो वो प्रायः करके एक ही सर्जरी करते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत सारी सर्जरियों की छूट दी है, लेकिन अभी तो इतना वो लोग करते नहीं है। लेकिन खास करके एक सर्जरी जो आयुर्वेद में पहले से लेकर अब तक फेमस है बहुत ही, और सबसे सक्सेसफुल है, वो है क्षार सूत्र। पाइल्स, भगंदर, ऐसे जितने भी रोग है गुदा मार्ग, मल मार्ग के, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सर्जरी है। आयुर्वेद में उसको अंतिम सर्जरी करनी है, ऐसा माना है। सबसे पहले उसको दवाई से ठीक करना है। उसमें हरड़ सबसे अच्छी औषधि है उसकी। हरड़ या कोई भी प्रकार का जो रेचक पदार्थ है, जो सिंपल है, हरड़ है, एरंड भ्रष्ट तकी है, इसबगुल कहते हैं वो है। तो इसमें कोई भी एक त्रिफला चूर्ण है, ऐसा कुछ लेकर, एरंड तेल है, ऐसा कुछ लेकर पेट को साफ रखना है। तो पाइल्स की बीमारी है वो ज्यादातर होती नहीं है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम कॉन्स्टिपेशन होता है और मल जब सूख जाता है, तो इसके लिए पानी बराबर पीना है। और मल सूखे नहीं, इसके लिए आयुर्वेद की कोई ना कोई औषधि आपको पेट साफ करने के लिए अवश्य ही सेवन करें। तो ये एक खास बात थी कि इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए एक दवाई आप खास याद रखेंगे कि जो ब्लीडिंग होती है उसके दो प्रकार के अर्श होते हैं। एक तो शुष्क अर्श होते हैं, इसको शुष्कार्श कहते हैं, और एक रक्तार्श कहते हैं। एक तो ब्लीडिंग होती है पाइल्स में से, और एक में ब्लीडिंग नहीं होती है। किसी भी प्रकार का पाइल्स हो, खास करके ब्लीडिंग होती है तो अर्श, अर्श अर्थात होता है पाइल्स, उसके लिए एक दवाई आती है, उसका नाम है अर्शोग्रीन। खास करके दवाई के नाम है वो लगभग लगभग उसी तरह से रखे गए हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये इसके लिए होती है। तो ये एक है शुष्कार्श और रक्तार्श के लिए अर्शोग्रीन। अर्शोग्रीन कैप्सूल जो है वो सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल लेनी होती है। उसकी बहुत अच्छी औषधि छाछ भी है गाय के दूध की। तो आज बहुत लोगों को जो पाइल्स की बीमारी हो रही है, इसमें ये बहुत ही अच्छी दवाई है, अर्शोग्रीन कहते हैं। उसके लिए सहायक रूप से हमको कोई ना कोई चूर्ण या ऐसा कुछ लेना होता है जो हमको पेट साफ होने में मदद करता है। और इसके लिए कोष्ठ शुद्धि चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, या त्रिफला वटी है, ऐसी वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये अर्शोग्रीन के बारे में बात की। उसके बाद जो जलन, एसिडिटी ऐसा कुछ भी होता है, तो मैंने पहले ही बताया था, एंटासिड के लिए, एंटासिड जैसी जो दवाई है तो उसमें ग्रीन सीड है। जो एसिडिटी की दवाई होती है उसको एंटासिड कहते हैं। इसके नाम पर से ही ग्रीन सीड ऐसी हमने दवाई बनाई है। वो ग्रीन सीड अर्थात एसिडिटी के लिए बनाई गई है, एसिडिटी के लिए ग्रीन सीड। तो आप उसको नाम देखें तो आपको पता चल जाएगा। वो पैर के दर्दों के लिए, हाथ के दर्द, पैर के दर्द के लिए एक वो है, उसका नाम है रूमोग्रीन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, उसके ऊपर से रूमो ये शब्द लिया है, और रूमो ग्रीन ऐसा करके उसका नाम है।
तो अर्शोग्रीन, रूमोग्रीन, फिर दवा चमड़ी के रोग के लिए, स्किन डिसीज के लिए डर्मोग्रीन। तो ये डर्मोग्रीन के साथ साथ रक्त शुद्धि की और दवाई भी हम देते हैं साथ में। एक अभी के सेवन करने के लिए खास मैं बता रहा हूँ, जो सहायक औषधि के रूप में बहुत ही उत्तम कार्य करती है और खास करके उसके बहुत ही लाभ पाए गए हैं। तो उसके लिए एक औषधि है जो खास ठंड में ली जानी चाहिए, ली जाती है, और सबसे अच्छा उसका परिणाम आया है, उसका नाम है शिलाजीत। शिलाजीत को शुद्ध करके उसकी एक कैप्सूल बनती है, तो उसको शिलाजीत कैप्सूल कहते हैं। और शिलाजीत कैप्सूल एक तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है, अभी ठंड में शक्ति के लिए अच्छी है, सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी है, उसमें उष्णता शरीर में रहती है, उसका लो बीपी जिसको हो रहा हो उसके लिए बहुत अच्छी औषध है, अनेक रोगों में वो सहायक औषध है। आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए सबसे सहायक औषध अच्छी मानी है प्रमेह, सभी प्रकार के प्रमेहों में, तो उसको शिलाजतु सबसे प्रथम नंबर की औषधि बताई सुश्रुत मुनि ने। तो शिलाजतु का प्रयोग रसायन के लिए भी होता है, वृद्धावस्था का नाश करने के लिए, अशक्ति को दूर करने के लिए शिलाजीत का उपयोग किया गया है। तो शिलाजीत को भगंदर के लिए भी बहुत जगह पर उपयोग किया है सहायक औषध। तो इस तरह से शिलाजीत का उपयोग भी कर सकते हैं। शिलाजीत की कैप्सूल आती है, वो खास करके जिसको अशक्ति रहती हो, वीकनेस रहती हो, चक्कर आते हो, और जैसे कहते हैं कि उसको शरीर की शक्ति कम हो गई हो, लो बीपी हो गया हो, उसके लिए शिलाजीत बहुत ही अच्छी औषधि है। शिलाजीत का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये एक थी बात। तो ये एक थी शिलाजीत की बात। तो शिलाजीत को सहायक औषधि के रूप में हम ले सकते हैं। जैसे अशक्ति की कोई दवाई ले रहे हैं, धातु पुष्टि की कोई दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज की कोई दवाई ले रहे हैं, कोई अशक्ति के लिए, वीकनेस के लिए हम दवाई ले रहे हैं, तो शिलाजतु कैप्सूल उसको ले सकते हैं। साथ में अल्फा अल्फा टेबलेट भी हम ले सकते हैं, वो भी वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। वीकनेस को दूर करने के लिए है, वो है अल्फा अल्फा। तो ये एक था कि अलग 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 रोगों में कुछ योजना बनाकर, योग बनाकर ये औषधि दी है, तो उसका प्रयोग हम अपने रोगों के लिए कर सकते हैं। गिलोय घनवटी और महासुदर्शन घनवटी, ये दो में से अभी के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो गिलोय घनवटी है। तो अभी आप गिलोय घनवटी का सबसे ज्यादा उपयोग करें तो वो अच्छा रहेगा। अभी के सर्दी बुखार, सर्दी खांसी बुखार में तो इतनी दवाइयों का विशेष माहिती देनी थी। इम्यून अर्क का भी अभी के बुखारों में विशेष परिणाम देखा गया है, तो उसका भी लोग उपयोग कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे फरवरी का महीना आएगा, केसेस बढ़ेंगे क्योंकि कफ का प्रकोप होगा, थोड़ा ठंड बढ़ेगी, तो संक्रामक रोग को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लोग अपथ्य भी करेंगे कुछ ना कुछ, तो उसके कारण भी उसको रोग होंगे। तो ये संक्रामक रोग फैलने की जो ऋतु है, तो उसमें संक्रामक रोग होंगे। लेकिन इसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है, उसका सेशन तो हम अगले लेने वाले हैं। लेकिन कुछ दवाइयां इसमें से लेकर आप नियमित रूप से उसको लेकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो इतनी बात थी अभी, तो इतनी दवाइयों की जो अलग 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 रोग वाइज दवाई आती है। इसमें खास करके कैंसर से लेकर डायबिटीज से लेकर रक्त शुद्धि के लिए भी एक दवाई होती है, उसका नाम है हरिद्राखंड। हरिद्राखंड एक पाक बनता है, और उसको पाक को ही हमने लेकर उसकी कैप्सूल बनाई है, वो हरिद्राखंड है। वो रक्त शुद्धि में काम आती है, चर्म रोगों में काम आती है, डायबिटीज में काम आती है, शरीर का शोधन करने के लिए काम आती है, बहुत सारा उसके बेनिफिट्स है। उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ दवाई ऐसी है जो सहयोगी के रूप में उपयोगी होती है, कुछ दवाई मुख्य धारा में उपयोगी होती है। सहयोगी के लिए जो उपयोगी होती है वो ये सब दवाई है, शिलाजतु है, हरिद्राखंड है। और किसी भी रोग में आप उसको दे सकते हैं। जैसे किसी भी रोग में मतलब गिने हुए रोगों में दूसरी दवाई तो चलती ही है, साथ में ये दवाई भी दे सकते हैं। जैसे डायबिटीज किट थी, तो उसके साथ शिलाजतु दे सकते हैं। प्रमेह का कोई भी प्रकार का मूत्र मार्ग का रोग है, शिलाजीत दे सकते हैं। अशक्ति में, लो ब्लड प्रेशर में ये दवाई दे सकते हैं। किसी को पौरुष शक्ति की कमी है, वो भी शिलाजीत का उपयोग कर सकते हैं। स्त्री शेर बहुत सारे रोग है, उसमें शिलाजीत का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है।
तो इतने शिलाजीत के उपयोग है, और उसको लेने की सही जो है ऋतु वो यही ऋतु है, क्योंकि वो उष्ण होता है। इसके लिए गर्मी की ऋतु में न ले तो अच्छा है, इसी ऋतु में उसका लेना अच्छा है, फायदेमंद। जी, तो अभी हम बात हमने कुछ दवाइयों की है, धीरे धीरे हम प्रश्न कहेंगे तो उसमें हम क्लियर करते जाएंगे थोड़ी बहुत बातें। तो अब प्रश्नोत्तरी आप कर सकते हैं। आज मुख्य हम प्रश्नोत्तरी लेंगे। अगली बार जो कुछ भी दवाई रह गई है वो रोग वाइज हम उसको लेने का प्रयत्न करेंगे। तो एक सेशन अभी ऊर्ध्व जत्रुक रोगों का अगली बार हम रखना प्रयत्न में करूंगा, कि जितने भी गले के ऊपर के रोग है उसके लिए कौन सी मेडिसिन हम हमारी और बाहर की उपयोग कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, बुखार से, सर्दी से, हेडेक से कैसे बच सकते हैं, उसका मैं बताऊंगा। जी। गुरु जी, आज मेरे 3 प्रश्न है, तो क्या 3 पूछ सकता हूँ या 2 ही पूछ? अब 2 पूछिए तो सबका क्रम आएगा। बहुत लोगों को प्रश्न पूछने हाँ, का क्रम नहीं आता है, इसके लिए हम उसको भी अवसर देंगे। फिर आप फिर पूछिए, कोई नहीं। जी। ठीक है, ठीक। तो पहले आप वो बात कर रहे थे कि बालक की माला आप जो बना रहे हैं, जो रात में बालक रोता है, तो वो कब तक मिल सकती है? वो और लगभग 5-7 दिवस में मिल जाएगी आपको, संक्रांति तक मिल जाएगी। जी। अभी अच्छा, तो उसका मैसेज और वो ग्रुप में आ जाएगा ना? वो आ जाएगा, और आप याद दिलाते रहिए कि ये माला का क्या हुआ, तो 2-3 बार आप बताएंगे ग्रुप में तो फिर पता चल जाएगा, तो ग्रुप हम भेज देंगे आप। ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि जो ये कैप्सूल होती है, जैसे इतनी है, मेगा कोल्ड है, वो सब है, तो वो क्या लेने में ना वो गले में थोड़ी अटक जाती है, ऐसा लगता है, तो क्या हम कैप्सूल निकाल के वो चम्मच में ले सकते हैं, या उसको कैप्सूल के फॉर्म में ही लेना है? नहीं नहीं नहीं, उसको आप यदि पाउडर निकाल कर ले सकते हैं। कैप्सूल उसका एक मॉडर्न फॉर्म है। बाहर की कैप्सूल जब जिलेटिन वाली आती है, तो जिलेटिन बिना की 100% वेज कैप्सूल में हम ये डालते हैं, जिसमें कोई प्रकार का वो यूज नहीं होता है, जिलेटिन वगैरह। नहीं, मतलब वो लेकिन गले में थोड़ा नहीं नहीं, मैं अटक समझ जाती गया, है। मैं समझ गया। कैप्सूल किसी किसी को गलने में तकलीफ होती है, तो वो लोग पाउडर को निकाल करके हनी के साथ या गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। ओके, ओके। हम्म, नमस्ते आचार्य जी। जी। हाँ, मुझे आज ही बेटा हुआ है, सिजेरियन हुआ है। हाँ, मैंने पढ़ा, मैं पाठ में था, ले रहा था, मैं कुछ पढ़ा रहा था, उस समय आपका वो आया मैसेज, तो हाँ, मुझे, मैंने देखा हो आपका। जी 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 जी, बेटा मैंने हुआ है। हाँ, लड़का हुआ है, जी तो स्वर्ण जी प्राशन हो गया उनको। जी 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 लेकिन जी सिजेरियन हुआ है, तो सिजेरियन के बाद क्या प्रिकॉशन लेना है, और बच्चे के लिए भी कुछ बता सकते हैं तो बताइए। जी। अभी देखिए, सीजर हुआ है, उसको आपको खास ध्यान रखना है। एक तो एक प्रकार का वो ऑपरेशन है सीजर। हम्म। तो ऑपरेशन के बाद जैसे कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे उसको आहार विहार में खट्टी चीज नहीं देनी है, ओके। उसको ज्यादा दूध भी ज्यादा नहीं देना है, कोई ठंडी वस्तु जैसे आइसक्रीम वगैरह है वो नहीं देना है, क्योंकि ठीक है। वो स्टिचेस को पाक हो सकता है उसके कारण। फिर लोग अलग अलग कारण देते हैं, लेकिन ज्यादातर कारण ये होता है। वातावरण में धूप रखना है। सूतिका के लिए एक धूप आता है। अभी आपको तो केवल पीली सरसों का धूप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सरसों का पीली धूप सरस जी लगाना है। जी, सर। पीली सरसों डालकर उसका धूप लगाना है सूतिकागार में। बच्चे को और किसी को भी उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि छोटा सा भी रोग किसी को होगा, मानो एक टीबी का पेशेंट है और उसने जाकर बच्चे को किस कर ली, हम्म। तो बहुत भारी पड़ सकता है ये। ठीक। इसके लिए लोगों को सामाजिक शिक्षण नहीं है, हमारा स्कूल में वो पढ़ाई में भी नहीं है। गुरुकुल के लिए वो पहले से ही सिखाया जाता है कि खास करके बहुत सारे बच्चे को टीबी इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद व्यक्ति को टीबी की हिस्ट्री वाले को पता नहीं होता है कि खुद को टीबी है। वो व्यक्ति जाकर बच्चे को खिलाने के लिए चला जाता है 2-4 दिन का, जिसकी इम्यूनिटी नहीं होती, वो बच्चे की जो नया जन्मा है उसकी इम्यूनिटी नहीं होती। कोई भी रोग उसको तुरंत पकड़ता है। हेलो जी, आप म्यूट कर दीजिए। तो उसको रोग किस करते हैं, और उसके साथ उसका जो आवागमन जंतुओं का होता है, वो बच्चा उसके कारण रोगिष्ट हो जाता है। ठीक। इसके लिए वो खास ध्यान रखे कि किसी को भी उसके पास न जाने दे, सूतिकागार में धूप करे, अलग अलग मंत्रोच्चार जो आपको आते होंगे तो उससे वो रोज रक्षा के मंत्र बोले उसके लिए।
सुवर्ण प्राशन अमृत प्राशन दे उसको, अच्छे सुनाए, और उसमें वो कमरे में आवाज नहीं जानी चाहिए। ओके तो बिल्कुल शांत वातावरण में तो बच्चे में बुद्धि बहुत होती है। ओके और अंधेरा होना चाहिए, उसमें ज्यादा उजाला लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ये लाइट है तो लाइट उसको उसकी आंखों के लिए ये लाइट हमारे एलोर्जन से भी ज्यादा उसके लिए ये स्ट्रोंग होती है। जैसे हमारे लिए एलोर्जन है तो वो हमको कितनी स्ट्रोंग पड़ती है, उस तरह की इसको ये लाइट स्ट्रोंग पड़ती है बच्चे को। तो 1 महीने तक उसको अंधेरे में रखना है। उसके बाद उसको सूर्य और चंद्र के दर्शन कराने का एक संस्कार होता है, सूर्य चंद्र का दर्शन का संस्कार। वो सूर्य कब दर्शन वो 1 महीने के बाद होता है। 30 दिन का जब वो हो जाता है, 30 दिन के बाद उसको पहली बार सूर्य का दर्शन कराया जाता है। उसका अर्थ है उसके उस तक सुबह सुबह सूर्य में नहीं रखना है क्या, सुबह की धूप में कभी? नहीं, बहुत कोमल धूप है तो उसको मुंह नहीं दिखाना है, उसको पीठ से उसको सूर्य का ताप लगाना है। समझ गए ना आप? उसका समझ मुंह सूर्य के ओर नहीं होना चाहिए। उसको निकालना है तो भी वो बाहर निकाल कर उसको फिर तुरंत थोड़े धूप आए उसके बाद वो जब सन्मुख कब होगा, सन्मुख 1 महीने के बाद होगा वो सूर्य के। ठीक है। तो उसको पीछे से ही सूर्य का सेवन कराना है, आगे से सूर्य का सेवन 1 महीने के बाद नहीं, तो उसकी आंखें कोमल होती है, उसको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना है। 1 महीने के बाद चंद्र दर्शन संस्कार और सूर्य दर्शन संस्कार नाम के संस्कार होते हैं, तो वो 1 महीने के बाद होते हैं। तो तब तक की ये आप विधि करिए, जितना हो सकता है उतना फॉलो करिए। माता के आहार में और खास करके स्तन्य के लिए स्तन्य शुद्धि चूर्ण है या तो फिर मैत्रू केयर करके सिरप है, वो उसका सेवन कराइए। अलग अलग अभी ठंड है तो सूंठी के लिए सौभाग्य सूंठी पाक, सूंठ के लड्डू बना कर दीजिए तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। पेट में आव बनता हो और दस्त के साथ आता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसका क्या कारण है? उसका कारण आम ही है। इसके लिए आपको एक दवाई अच्छी है, उसका नाम है आम पाचन वटी। आम पाचन वटी से आम का पाचन होगा और साथ में सौंठ का सेवन करें आप। सौंठ आम पचाती है, पानी उबाल कर ठंडा किया हुआ पिए तो पूरे के पूरे जो आम रहता है और आम बनता है उसकी समस्या आपको दूर हो जाएगी। खास करके ये दस्त और आम के रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है जी। नमस्ते आचार्य जी। जी ये सर्दी में जो गले में खराश होते हैं, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो गले में थोड़ा लगता है, और ये जहाँ पे जैसे बाएं साइड या दाएं साइड में दोनों में से एक साइड में थोड़ा हल्का कुछ खाते हैं तो लगता है, तो ये किस लिए होता है? हालांकि हम लोग मतलब सर्दी हो या बारिश के सीजन में हो, उबल के पानी ठंडा करा हुआ ही हम लोग पीते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ठंडा लग जाते हैं तो गले में बहुत खराश हो जाता है कभी कभी। किसी किसी को ऐसी कफ पीते हैं कि हाँ, तो उसका कारण होता है कफ। तो कभी कभी हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि थोड़ा ठंडा होने पर, थोड़ा कुछ परिवर्तन होने पर हमको कफ बढ़ जाता है। तो कफ बढ़ जाता है तो उसके कारण हमको गले में कोई तकलीफ होती है। किसी किसी को सूजन आ जाती है जिसको टॉन्सिल्स मान लिया जाता है। कभी कभी हमारी स्वर पेटी में से उदान वायु की विकृति के कारण स्वर नहीं निकलता है। तो ये सारे है, उसमें से 2-3 बातें याद रखें। हल्दी वाले कुल्ले करें, हल्दी बहुत ही अच्छी है स्वर के लिए, तो हल्दी वाले कुल्ले करें। स्वर के लिए अच्छी है यष्टि मधु, तो यष्टि मधु का सेवन उसको हम कर सकते हैं। आधा चम्मच जितना पाउडर या 1-2 गोली का सेवन कर सकते हैं उसको, यष्टि मधु घनवटी का या यष्टि मधुवटी का। खास करके किसी भी प्रकार के तेल वाले पदार्थ न खाएं। आपको स्वर की यदि गले की कोई तकलीफ है तो हींग हींग कर नहीं खानी है, हींग, मिर्च नहीं खानी है, इमली नहीं खानी है, सुपारी नहीं खानी है और तेल नहीं खाना है। ये 5 वस्तु नहीं खानी है जो गले की कोई भी तकलीफ हो तो जी। तो हींग है, मिर्च है, इमली है, सुपारी है और तेल है। और क्या खाना है तो उसमें से दूध है, साकर है, इलायची है, वरियाली यानी सौंफ है और द्राक्ष है। ये 5 वस्तु 5 को खाना है। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको गले की परेशानी न। और जो लोग गले का काम कर रहे हैं, जो वक्ता है
जिसको बोलना बहुत पड़ता है, जो गायक है, गाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये एक सूत्र याद रखने जैसा है कि उन लोगों को क्या सेवन नहीं करना है, कि उन लोगों को हींग, मिर्च, इमली, सुपारी और तेल ये नहीं सेवन करना है। और 5 वस्तु सेवन विशेष करनी है उसका, दूध, शक्कर, इलायची, सौंफ और द्राक्ष, ये 5 वस्तु का सेवन करना है। आप भी ये 5 को करिए और ये 5 छोड़ दीजिए। जी हाँ गुरुजी नमस्ते। मेरा बेटा है 22 साल का, उसको सोराइसिस भी है और उसको बीच बीच में शीत पित्ती भी होते रहती है और उसको पाइल्स भी है। तीनों तकलीफें हैं उसको। वो बीच में ठीक होती है, फिर होती है, फिर ठीक होती है, बस ऐसे ही चलता है। तो आपने हरिद्राखंड बताया, तो ये इन सब में हरिद्राखंड मैं दे सकती हूँ? देखिए एक बात है, ये तो दे सकते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखें, उसको ये जो बीमारी है ना वो रक्तगत होती है, तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि इस तरह से आपको एक रोग की चिकित्सा नहीं करनी। ऐसे एक रोग भी है, लेकिन ये एक दोष के ही लक्षण है अलग अलग। उसको सोराइसिस होना, हाँ। उसका मतलब एक रक्त का बिगड़ जाना, खुजली होना, तो ये सभी एक ही उसका कारण है कि उसके रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ गई है, रक्त में अशुद्धि आई है, इसके लिए शीत पीत होता है उसको। शीत पीत आप यदि मिटा देते हैं तो सोराइसिस हो जाता है, वो यदि मिटा देते हैं तो पाइल्स हो जाता है। तो ये सभी एक ही दोष के प्रकोप के कारण से हुआ है। इसके लिए उसको रोग वाइज इसके लिए वो दवाई ऐसा नहीं करना है, एक ही दोष के ऊपर चिकित्सा करनी है। तो आप उसको व्यवस्थित रूप से पेट को साफ कराए, उसके बाद पेट साफ होने के बाद कुछ औषधियां उसको रक्त शुद्धि की दे, और जहां रहते हैं वहां पंचकर्म का सेंटर हो तो एक बार रक्त मोक्षण अवश्य करा ले। रक्त मोक्षण से दूषित रक्त हमारा निकल जाता है, तो अच्छा प्रभाव औषधि दिखाती है। नहीं यदि व्यवस्था है आपके पास तो हरिद्राखंड उसमें ले सकते हैं आप, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। साथ साथ आपको हरड़ को लेनी है पेट साफ करने के लिए, जो पाइल्स की तकलीफ नहीं होगी, और बाकी की सभी दवाइयाँ ले सकते हैं चर्म रोगों के लिए। ये मतलब सोरा-1 करके एक कैप्सूल आती है जो स्पेशल सोराइसिस के लिए है, तो इसका भी आप सेवन करा सकते हैं। सोरा-1 आप याद रखिएगा नाम, सोरा-1 कैप्सूल। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य आचार्य जी कल आँख के लिए आपने बताया था, तो आँख से हमें 2 क्वेश्चन हैं। एक क्या क्या कह रहे, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, ये प्लीज सबको बोलिए, आप अकेले बोलिए तो अच्छा रहेगा। जी क्या कह रहे हैं? आचार्य जी हमें आँख से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। कल आपने आँख के बारे में बोलिए बताया था। बोलिए। आचार्य जी एक हमारी लड़की है 5 महीने की, 5.5 महीने की। उसकी आँख से जब वो पैदा हुई थी उसी टाइम से उसके एक आँख से पानी निकलता रहता है और थोड़ा कचरा भी रहता है। वो तो सर्दी की वजह से होता होगा, कचरा वगैरह, लेकिन पानी हमेशा गिरता रहता है एक आँख से। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी माता जी 50-55 साल की हैं, उनको आँख से थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है और जैसे खुजली होती रहती है आँख में। उसके लिए क्या करें? अभी देखिए दोनों रोग की ऐसा है, आयुर्वेद में आंखों के 76 प्रकार के रोगों का वर्णन आया है। 76 प्रकार के रोग होते हैं अपनी आंखों में। तो आंखों के लिए खास करके कोई ना कोई एक, आप जो छोटी उम्र है जिसकी, वो उसके लिए हम एक औषधि बनाते हैं नेत्र सुदर्शन करके, मतलब नेत्र बिंदु करके। तो उसका आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं। एक बात, उससे पानी निकलना कम हो जाएगा। पानी इसलिए निकलता है कि उसको पहले से ही कफ की अधिक मात्रा रही हो, कुछ विशेष नेत्र का विकार इस तरह से हुआ हो जिसमें मस्तिष्क का तर्पक कफरीकृत होता है, तो आंखों से पानी निकलता है। अंजन आपको तीक्ष्ण कोई भी करना है वो दिन में न करे, रात में ही करे। एक गलत आदत लग गई है, लोग कभी भी अंजन कर देते हैं। तो ये उसके बाद आया है कि बच्चे को अंजन रात को ही करना है, दिन में नहीं करना है। दिन में उसको सूर्य के प्रकाश में ले जाना है तब अंजन नहीं करना है, ये खास ध्यान रखना है।
रात्रि में ही अंजन होता है, तो और वो बनता अमावस्या की रात को है। तो इसके लिए एक विधि है पूरी। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें, अंजन केवल हम रात को ही करें, और ड्रॉप्स डालना है वो सुबह दोपहर शाम डाल सकते हैं, कोई भी प्रकार का ड्रॉप्स डाल सकते हैं। अंजन करना है तो उसकी विधि अलग है। तो एक तो आप ड्रॉप्स चालू कराइए उसको, तो वो अच्छा रहेगा उसके लिए कि उसकी आंखों को पानी गिरना थोड़ा बहुत मतलब बंद तो हो जाएगा, कोई विशेष उसमें रोग नहीं है जी। और दूसरा क्या कहा आपने? दूसरा माता जी का भी आंखों का समस्या है, दोनों का आंखों का। हाँ, उसके लिए आंखों के लिए माता जी का जो आंखों की समस्या है, उसको धुंधला दिखाई देता है जो, तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते, तो उसको आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। उसके 3-4 रोगों में से एक उसको मतलब जो मोतीबिंद वो भी हो सकता है। दूसरी आंखों की तो वो जब तक निदान नहीं होगा तब तक आप कोई भी उपाय उसका न करें। एक बार निदान हो जाए उसके बाद हम उपचार बताएंगे। तो एक बार वो किस कारण से धुंधला दिखाई देता है उसका निदान होना जरूरी है जी। आगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ विक्रांत जी बोलिए। हाँ जी। गुरुजी, आजकल नवजात शिशुओं में मतलब पीलिया होने की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। बच्चा पैदा होता है तभी पीलिया हो जाता है, उसको ऐसे बोलते हैं डॉक्टर। फिर उसको कई दिन तक वो लाइट वाले चैम्बर में रखते हैं, और जैसा आप बोलते हैं कि उसको प्रकाश में नहीं रखना है, तो वो तो और भी ज्यादा तेज प्रकाश होता है उसके अंदर। तो ये इसके लिए क्या कर सकते हैं गुरुजी हम? नहीं, ये एक रोगी अवस्था है, मैं स्वस्थ अवस्था की बात करता हूँ। आयुर्वेद में रोगी अवस्था का पूरा जो फूड होगा, आहार विहार होगा, उपचार होगा, वो पूरा अलग हो जाएगा रोगी के लिए। स्वस्थ बच्चों के लिए अलग हो जाएगा। तो डेफिनेटली उसमें कुछ नुकसान होता है बच्चे को, लेकिन वो जरूरी भी होता है। लेकिन ऐसी स्थिति हम लाते हैं कि उसको पीलिया हो जाए, तो सबसे पहले ऐसी स्थिति नहीं लानी। बहुत सारी गलतियां माता पिता की ओर से होती है, पेरेंट्स की, और बहुत सारी गलतियां हॉस्पिटल वाले करते हैं। तो उसमें से किसी एक गलती का कारण हो जाता है कि उसको पीलिया हो जाता है, उसके बाद उसको तकलीफें होती है। तो ये खास आप ध्यान रखें कि जो आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के नियम बताए हैं वो पूरे नियम का पालन करें 9 महीना। उसमें यदि माता लीवर को खराब करेगी, ऐसे यदि फूड का सेवन करेगी 8वें 9वें महीने, उस टाइम उसका पेट खराब हो जाएगा, लीवर खराब होगा, तो आने वाला बच्चा में इसकी बीमारी आने वाली है, आप समझ लीजिए। फिर हम डॉक्टरों को गाली देते हैं कि भाई वो तो सीजर करते हैं, पैसे ले लेते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम ही ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये तो मतलब हम गंभीर नहीं है। राजेश्वर जी बता रहे थे ना, लोग जुड़ते नहीं है, वो अपनी रोगों के ऊपर भी गंभीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर। तो पहले काल में ऐसा था कि वो सब समझते थे। तो अभी जो बालकों को पीलिया हो रहा है उसका कारण गर्भ की विकृति है। दूसरा, प्रसूति के समय पर कुछ गलतियां हो जाती है, तो वो भी है। जैसे बहुत सारा मतलब ऐसा वातावरण होता है, प्रसूति नॉर्मल नहीं होती है, वातावरण में भी बाद में उसको अपथ्य दिया जाता है, दूध का पाउडर, और उसमें भी कोई कोई अच्छा आता है, कोई कोई में ऐसे केमिकल्स जाते हैं, कोई कोई में पाचन कैसा बच्चों का करे इसके लिए कोई ज्ञान नहीं है। माता कुछ औषधि नहीं ले रही है आजकल, जो उसको वास्तव में औषधि लेनी चाहिए। तो ये औषधि नहीं लेती है, उसके कारण उसके बच्चों को वो औषधियां स्तन के द्वारा नहीं जाती। तो ये भी हमारा एक साइंस था कि उसके लीवर को बल मिले, उसका पाचन अच्छा हो, इसके लिए माता को औषधि दी जाती थी, और उसके बाद 3-4 दिन में स्तन्य होता था और उसको पिलाया जाता था। तो ये साइंस आज हम भूल गए हैं। तो ये जरूरी है कि माता अवश्य ही गर्भावस्था तक और उसके बाद भी सेवन करे उसका। तो बच्चों की ट्रीटमेंट वो जो कर रहे हैं पीलिया की, मतलब पीलिया की, तो वो बराबर है। हमको ध्यान रखना है कि पीलिया नहीं, नहीं तो उस समय पर कोई औषध हम नहीं दे सकते हैं, इतनी इफेक्टिव रस औषधि, क्योंकि उसकी उम्र नहीं। तो ऐसे ही कोई आर्टिफिशियल उपाय करना पड़ता है, लाइटिंग वगैरह से। तो इसके लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि उसको पीलिया न होने दे। ऐसी कोई चीज है जो इससे हो रहा है, ऐसी बहुत सारे कारण है, तो उसको हम दूर करें। ठीक। जी आचार्य जी नमस्ते।
मैंने गूगल फॉर्म भरा था 22, तो उसमें कॉम्प्लेक्शन ज्यादा है, तो उसमें मेरा फिट नहीं बैठ पा रहा, यानी पूरा नहीं हो पा रहा था। क्या मैं इसको फिर से भर सकता हूँ? हाँ, फिर भर सकते हैं आप, फिर से या नए नंबर से भर दीजिए। जी, या फिर मैं उसको व्हाट्सएप कर सकता हूँ ना अमित ना ना भाई ना, के आप नंबर पे? फॉर्म ही भरिए भैया, फॉर्म भर दीजिए। ये फॉर्म में गुरुजी नहीं हो पा रहा है, लंबा ठीक है, चौड़ा हो जा आप रहा है। व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे और मैं उसको बता देता हूँ, अमित भाई आपको हेल्प करेंगे। ठीक है जी जी जी, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते जी। हम्म, आगे आगे अनम्यूट के लिए सबको दे रहा हूँ, कोई नहीं कर रहे हैं सर जी। आप यूज गलत कर रहे हैं। सागर जी। जी हाँ बोलिए। आचार्य जी, मेरा 2.5 साल का बच्चा है। हाँ, उनकी उसकी स्किन पर थोड़े थोड़े दिन पर कुछ ना कुछ मतलब लाल होता रहता है। और निदान ये हुआ था कि उसके पेट में कृमि है, तो मैं समसमवटी अभी दे रहा हूँ उसको। लगभग एक हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से दे रहा हूँ। जी 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 जी। चीज तो मिल रहा है, पर बॉडी पर जब वो नहाता है ना, उससे पीठ में बहुत लाल लाल दाग जैसा दिखता है, पर जैसे नहा लेता है उसके बाद कुछ नहीं होता है। कृमि के लिए ये कृमि के ही लक्षण है। कृमि के लिए एक तो खास उसको कृमि हर बूंद देना है, 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। पेट साफ करने के लिए हरड़ देना है, सुबह सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं तो देना है। तो ये सारी चीजें उसको शुरू कराइए। ब्लड का शुद्धिकरण आवश्यक होता है बच्चों में, तो इसके लिए उसका पेट साफ होना जरूरी होता है, नहीं तो कृमि होते हैं। तो कृमि को दूर करने के लिए पेट साफ रखे और कृमि हर बूंद उसको दे। और खास करके बाल रक्षामृत करके एक दवाई आती है हमारी, उसको भोजन के बाद 1-1 चम्मच देंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार मेहुल जी। मेरा सवाल 2 है कि बच्चे की दांत आने की उम्र कब कितने समय में आते हैं, और कुमारकल्लन रस के बारे में थोड़ा जानना था, और स्लीप थोड़ा बोल रहे थे। स्लीप सिग्नल प्रॉब्लम है। हाँ ओके, मैं एक केवल जवाब देता हूँ इसका। 1 मिनट उनके मैं जवाब देता हूँ पहले। वो स्लीप डिस्क का मैं लेने वाला हूँ अगले बार, तो उसमें पूरा उससे जैसे रोग बहुत सारे हैं, दवाइयाँ भी है। इसके स्लीप डिस्क की मैंने कल भी बात की थी, अगली बार मैं जब कहूंगा तब उसकी मैं डिटेल लूंगा सारे रोगों की। ऐसे अभी केवल दांतों के बारे में हम जान ले। दंत जन्मिक अध्याय आया है काश्यप संहिता में। दंत जन्मिक अध्याय में कौन से महीने में आने वाले दांत किस तरह से होते हैं और उसमें बालकों को क्या क्या परेशानी होती है उसका वर्णन उसमें किया गया है, दंत जन्मिक अध्याय। तो दंत जन्मिक अध्याय में खास करके चौथे महीने में जो दांत आते हैं, 5वें महीने में आते हैं, 6ठे महीने में, मतलब चौथे से आ सकते हैं। तो चौथे महीने में भी आ सकते हैं, 5वें में भी आ सकते हैं, 6ठे में भी आ सकते हैं, 7वें में भी आ सकते हैं, 8वें में भी आ सकते हैं। सबसे अच्छे दांत होते हैं, टिकते हैं लंबे समय तक और स्वस्थ रहते हैं, वो है 8वें महीने के दांत। तो 8वें महीने में दांत आए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके लिए हमको उसको कैल्शियम की मात्रा देनी होगी, उसको माता का दूध व्यवस्थित रूप से वो पिए, ऐसा करना होगा ताकि वो 8वें महीने में उसके दांत आए, वो उत्तम गिने जाते हैं 8वें महीने के दांत। तो आयुर्वेद के अनुसार आइडियल 8वें महीने के दांत है। दंत जन्मिक अध्याय में बताया गया है किस महीने में दांत आते हैं और उसके क्या लक्षण और रोग होते हैं। तो इसके लिए हम ये कहते हैं सबको कि 8वें महीने में दांत आए, इसके लिए माता का स्तन्य अच्छा होना चाहिए, बालकों को व्यवस्थित रूप से औषधियां देनी चाहिए। तो ये सभी का ध्यान रखना चाहिए। जी प्रणाम आचार्य जी। ये जो हर्निया होता है उसका कोई आयुर्वेद में इलाज है क्या, या ऑपरेशन ही करना पड़ता है? और वो पेट में गैस बहुत होती है तो उसका कुछ घरेलू उपाय कुछ है? घरेलू उपाय तो हींग और अजवाइन, ये दोनों चीजें हैं। सौंठ भी डाल सकते हैं आप, काला नमक भी ले सकते हैं, खास करके नमक इसमें बहुत उपयोगी होगा। उसका पानी
हींग, नमक का पानी उसके थोड़ा हींग डालकर, उसका जीरा डालकर आप पिएंगे तो गैस में बहुत ही लाभ होगा। पेट साफ रखेंगे उसके लिए अरड़ का चूर्ण लेंगे तो फायदा होगा। जो हर्निया है वो एक प्रकार की गांठ है, सारण गांठ जिसको कहते हैं, तो वो आयुर्वेद के मत से उसको इसकी चिकित्सा हो सकती है, लेकिन उसकी स्थिति देख के बिना नहीं बता सकते कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा या ऐसी ही होगी। तो लगभग उसकी चिकित्सा आयुर्वेद में हो जाती है यदि वो उस अवस्था तक नहीं पहुंची है तो उसके लिए देखना पड़ेगा, उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी। उसके लिए आप गूगल फॉर्म भर दे और उसके कुछ रिपोर्ट्स करवाइए है तो भी वो भेज सकते हैं। जी नमस्ते गुरुजी। जी बताइए। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते जी। मेरा पोता है 10-11 साल का, उसको बार बार गले में टॉन्सिल बढ़ते हैं और उसको फिर बुखार, सर्दी, खांसी, सांस मतलब सांस की तकलीफ जैसा होने लग जाता है। उसके लिए उसका कफ का निकलना जरूरी होता है। जो नहीं निकल पाते हैं तो उसके लिए एक आवाज आती है करके, फिर वो बेचैन हो जाता है सांस लिए बिना, तो वो हांफता है, तो उसके कारण उसको टॉन्सिल्स का फूल जाना होता है। तो सबसे पहले उसके यहाँ का जो कफ होता है वो ठीक करना होगा। उसके लिए आप नागरवेल जो आती है, जो हम पान खाते हैं जिसका, उसको नागरवेल कहते हैं, उसके पत्तों Welcome to Mac Power Music World. उसका हाँ ओके, आप म्यूट कर दीजिए जी। तो उसका शेक मतलब यहाँ पर छाती पर उसको लगाना गरम करके। तो एक तो ये उपाय करें आप, गरम करके नागरवेल का पत्ता गरम करना है, गरम करके उसकी चेस्ट पर, जो बालक की चेस्ट होती है उसके ऊपर उसको लगाना है। वो ठंडा हो जाएगा, फिर से लगाना है, 3-4 बार 5 बार ऐसा करना है। उसको कफ निकलेगा दूसरे तीसरे दिन। उसको जो कुल्ले करने हैं गार्गल, उसको हल्दी के पानी से, नमक के पानी से उसको कराना है। उसके बाद उसको हनी को चटाना है मृगशृंग भस्म के साथ। आयुर्वेद की एक दवाई आती है जिसका नाम इफनी कैप्सूल या मेगा कोल्ड भी दे सकते हैं, उसको हनी के साथ कैप्सूल से पाउडर निकाल कर। तो ये आसान रहेगा उसके लिए। टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छी दवाई है मेगा कोल्ड, उसका पाउडर निकालिए, उसको हनी के साथ दे सकते हैं। और हरिद्राखंड कैप्सूल भी उसको सेवन कर सकते हैं, उसको कुल्ले करा सकते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे कफ निकलने लगेगा तो परेशानी नहीं होगी जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, हमारे यहाँ पे एक समस्या आई है कि हमारे यहाँ एक युवा को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते को कोई समस्या नहीं थी, पूरे दिन भर उसने कुछ मतलब दिक्कत नहीं आई उसको समस्या, लेकिन लोगों ने इतना डराया कि उसने टीके लगवा लिए और उसके बाद उसे समस्या आ रही है। तो उसको अब अमृत प्राशन प्लस काम करेगा क्या? दूसरा ये है कि कुत्ता अगर काट ले तो किस अवस्था में हमें मतलब ये है कि कुछ उपचार लेना चाहिए? देखिए, उसमें लोग कहते कि कुत्ता बीमार नहीं है, कुत्ता को इंजेक्शन दिलवाया है, कुछ भी हो, लेकिन कुत्ते में एक प्रकार का विष होता है, उसका नाम है अलर्क विष। आयुर्वेद में उसको बताया है अलर्क विष। तो जब इतनी आसान चिकित्सा आयुर्वेद में दी गई है तो ये समझ में नहीं आता है कि लोग उसको क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल आसान चिकित्सा दी गई है, उसमें से में एक चिकित्सा हम बार बार कहते हैं और हजारों ऐसे रोगी ठीक हुए हैं इसके, अलर्क विष के रोगी। उसमें आपको बाजरी का आटा लेना है। बाजरी के आटे में जो अकवा होता है, अकवा अर्थात होता है अर्क होता है तो आक अर्थात जिसको हनुमान जी को माला चढ़ाते हैं, वो फूल जिसमें आते हैं, वो पौधा पता है ना आपको, उसमें से सफेद कलर का दूध निकलता है, व्हाइट कलर का दूध। तो वो दूध के 5-7 बूंद डालकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले, 5-7, और वो सुबह में निगल जानी है खाली पेट। ऐसा कंटिन्यूस 7 डेज तक करना है।
और 1-2 दिन का विश्राम लेकर फिर 7 डेज, मतलब कंटिन्यूस 15 दिन पर भी कर सकते हैं, 15 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद भी उसको छोड़ सकते हैं, जैसा कुत्ते का विष। ये किसी भी प्रकार का घातक कुत्ते के विष के लिए ये उत्तम दवाई है। उसके बहुत सारे प्रयोग हुए हैं इसके। तो एक तो जब भी किसी को कोई कुत्ता काटे तुरंत हमको संपर्क करें, और यदि है नहीं तो आप कुछ प्रयोग लिख कर रखें। थोड़े दिन में मैं प्रकाशित, पिछली बार मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। पिछले हफ्ते एक ने कनेर करके एक जो पीले फूल वाली आती है, आपको पता होगा, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सब जगह ये होती है कनेर। इसको कनेर कहते हैं। इतने इतने फ्लावर आते पीले रंग के। कभी कभी वो शंकर भगवान के मंदिर में हम लोग उसको चढ़ाते हैं, शंकर को खास चढ़ाते हैं। तो शिव जी के लिए वो फूल अच्छे होते हैं ऐसा बताते हैं। तो वो लोग जो मानते हैं ऐसा, वो चढ़ाते हैं उसको, शिव जी को। ये फूल फ्लावर पीले रंग के होते हैं। उसके जो बीज होते हैं वो जहरी होते हैं, पॉइजन वाले होते हैं। बच्चों से उसको दूर रखना चाहिए। तो ये धतूरा अलग है, धतूरा नहीं, वो तो अलग है। हाँ, ये कनेर उसको कहते हैं। उसका संस्कृत में नाम है अश्वमार। घोड़ा यदि उसको खा जाता है तो घोड़ा मर जाता है, इसके लिए उसका नाम पड़ा है अश्वमार। पीले कलर की आती है। आप कनेर टाइप करेंगे तो आपको गूगल में भी वो दिख जाएगी। पीले फूल उसके आते हैं और बीच में जगह होती है। बीच में केवल वो बीच में से फूल खुला होता है, उसमें से आप जैसे उंगली डाल सकते हैं ऐसा वो फूल आता है। आपने देखी होगी बहुत बार, हमारे गुरुकुलम में भी है। पीले कलर की आती है कनेर। उसके बीज एक बच्चा खा गया, डायरिया चालू गया। उसको लोकल डॉक्टर ने, मतलब जो जनरल प्रैक्टिशनर था, इंजेक्शन दिया, वो मिटा नहीं। तो उसने बताया कि अभी आपको तुरंत उसको कांटेक्ट करें किसी का भी। 2-3 MD डॉक्टरों से भी मिटा नहीं। आयुर्वेद डॉक्टरों को पता नहीं था। 2-3 डॉक्टरों के मेरे पास आयुर्वेद डॉक्टर के फोन आए कि आप किसी का उपाय बताओ इसका। तो हमने यहाँ से उसके जो दूर करने वाले हैं उसमें नमक, काली मिर्च और घी, गोघृत और काली मिर्च, ये दोनों का मिश्रण करके उसको पिला देना है 50-100 ग्राम जैसा। उसका बहुत ही अच्छा वो हुआ। उसको वोमिट चालू हो गई और वोमिटिंग से पूरा का पूरा वो विष निकल गया उसका। तो उसकी ट्रीटमेंट केवल एक अमेरिका में, आप आज मॉडर्न साइंस में अमेरिका में है, केवल उसके बीज के टॉक्सिन्स को दूर करने वाले। आयुर्वेद में यहाँ पर ही है, गाँव में ही। तो ऐसे हम छोटे छोटे प्रयोग याद रखें ताकि अर्जेंसी में उसका उपाय कर सके। हर एक विष की एक चिकित्सा अलग दी गई है। तो इसके लिए भी आप ये उपयोग अमृत प्राशन प्लस का कर सकते हैं। और कॉमन प्रयोग जो हम बताते हैं उसमें गाय का घी और काली मिर्च का पाउडर। 50 ग्राम घी है तो 25 ग्राम पाउडर, उसको आधा प्रमाण में पाउडर काली मिर्च का देना है। दोनों को मिक्स करके उसको अभी ही पिला देना है। तो जितना भी विष है या और भी किसी के कारण, वो विष के कारण और भी विष दिया हो उसको इंजेक्शन के द्वारा या ऐसा कुछ, वो सारा का सारा वमन के मार्ग से निकलता है। तो इसको वमन होता है या फिर डायरिया हो जाता है। तो इसको ये अवश्य ही चालू कर दे अभी से ही। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, मेरा वाइफ को थायराइड है गुरुजी। थायराइड के लिए कुछ आयुर्वेद में उसको फॉर्म भर दीजिए। आइपो है, हाइपर है, कौन सा है। तो ये फॉर्म आपका आता है गूगल फॉर्म। राजेश्वर जी आप लिंक भेज दीजिए। जी जी आपको मैं पाकिस्तान। हाँ हाँ जी। गोपाल जी। आचार्य जी प्रणाम। वाह नमस्ते, बोलिए। कैसे आप? ठीक है आचार्य जी? ठीक है बताइए। आचार्य जी ना, ये स्किन की प्रॉब्लम और ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और जैसे मतलब अम्ल पित्त की प्रॉब्लम मुझे भी है। चीजें मुझे उसके लिए देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रतिदिन हरड़ का सेवन करें। हाँ वही कर रहा हूँ मैं। तो और भी यदि है तो उसके लिए 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो पर्याप्त मात्रा में पाचन न होना, अर्थात कोई सी भी प्रकार का एक प्रकार का अजीर्ण होना। तो अजीर्ण होगा
तो उसके लिए अजीर्ण की दवाई, जैसे हमारे यहाँ आती है वो पुदीन जीरा है, भोजन के बाद 2-2 चम्मच सेवन करना होता है। या मतलब गैस क्योर टेबलेट होती है, 2-2 सेवन करनी होती है ताकि वो किसी भी प्रकार का अजीर्ण न रहे। तो एक बात हो गई। उसी के कारण दूसरे रोग होते हैं, तो वो तो रक्त शुद्धि की दवाई जनरल देंगे, मतलब तो उसकी से वो अच्छा होगा। जैसे उसके लिए हम एक दवाई बताते हैं, वो है हरिद्रा खंड नाम की दवाई। वो सभी जनरल स्किन रोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, हरिद्रा खंड करके है। तीसरी एक उसके सपोर्ट में जो हम कहते हैं हमेशा, तो वो अमलतास और त्रिफला का सिरप होता है। तो वो 2-3 दिन में, 4 दिन में एक बार लेने से, या कोष्ठ शुद्धि चूर्ण है, वो बहुत अच्छा है इस रोग में। कोष्ठ शुद्धि चूर्ण को आप 2-3 दिन में एक बार ले तो पेट अच्छा साफ हो जाएगा, तो बाकी की तकलीफें आपको नहीं होगी। मेरे को आचार्य जी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये काफी टाइम से कॉन्स्टिपेशन की। जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए यही आयुर्वेद ने बताया कि अजीर्ण जब तक दूर नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन दवाई से दूर नहीं होगी। तो पहले अजीर्ण को दूर करना है, भोजन पच जाए ऐसा दवाई, पुदीन जीरा, गैस क्योर टेबलेट, और जब भोजन करे तब इसको लेना है। उसके बाद मल का पाक होगा, मल पक होगा, और उसके बाद आपको कोई भी दवाई काम करेगी। अजीर्ण है वो सीधा पेट साफ करने की दवाई लेगा तो उसकी दवाई काम नहीं करेगी। तो ये आयुर्वेद का एक सिस्टम है। जी संजय जी। प्रणाम आचार्य श्री जी। हमारा एक बेटा है, 17 साल समाप्त हो गया, उसका 18वां बरस होने वाला है। तो वो गुरुजी जो है सो थोड़ा हकलाता है, और थोड़ा सा हमको हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए उसको। वो बचपन से ही हकला रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इलाज तो उसका होम्योपैथिक में थोड़ा कराए, और कभी फिर छूट गया, फिर कराए या आर्थिक अभाव में। तो अभी जो है, अभी भी वो हकलाता है, तो उसका कोई अभी उपाय हो सकता है क्या गुरुजी? उपाय उसका होम्योपैथी में ही अच्छा है। तो मेरा सुझाव यही है कि 1 बार 2 बार आदि होम्योपैथी की है तो वो कंटिन्यू चालू थोड़ा रखे आप, तो वो अच्छा रहेगा। होम्योपैथी में उसके अच्छे उपचार है। नहीं, हम चाह रहे थे गुरुजी आप कोई दवा बताते, क्योंकि जहाँ दवा ले रहे हैं तो अभी तक कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है अभी। वो अभी तो लगभग 2 साल से, आर्थिक स्थिति ठीक है तो उसको 2 साल से कंटिन्यू हम दवाई दे रहे हैं। तो 2 साल में 1% भी उसको बेनिफिट फर्क नहीं पड़ा। जी ठीक है। हमारा एक चूर्ण होता है, यद्यपि हम नहीं बनाते उसको, लेकिन आप गूगल फॉर्म भर दीजिए। आता है आपको गूगल फॉर्म भरना? नहीं भरे हैं, मगर भर लेंगे। तो भर लीजिए, राजेश्वर राव जी से हेल्प लीजिए या अमित भाई से हेल्प लीजिए। तो उसके लिए हम कुछ दवाई लिख देंगे। हम नहीं बनाते हैं, लेकिन बाहर की कंपनियां जो अच्छी आयुर्वेदिक दवाई बनाती है वो हम आपको लिखकर भेज देंगे। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। अजित कुमार जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। एक मिनट। क्या गुरु जी, हम नाक में पीछे और आंख में गुरु जी दर्द होता है, दर्द करने के पास धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। तो हम आपके यहाँ से वो राजेश्वर जी, थोड़ा सिग्नल वीक होने से अच्छा। कोई और बताए अभी आपका थोड़ा वो। श्रावणी बहन जी आप बोलिए। गुरु जी आवाज आ रही है? ऐसा हो रहा है। प्रणाम गुरुजी। 1 मिनट। गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलिए। गुरुजी मेरे चेहरे पे ऐसे व्हाइट पैचेस है, उसके लिए कुछ उपचार बताइए ना। व्हाइट है ना, तो उसके लिए चेहरे पर है ना? हाँ हाँ जी। जी जी जी। और जगह पर है कि नहीं? नहीं तो एक नहीं, काम सिर्फ करें। चेहरे पे ही है। हाँ चेहरे पर ही है ना। फेस लैप करके एक लैप आता है,
उसको लगाना होता है। आप एक काम करिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए। आपको तो आता है गूगल फॉर्म भरना? नहीं आता है तो राजेश्वर जी बता देंगे आपको या अमित भाई बता देंगे, तो वो भर के आप हमको बताए तो मैं लिख दूंगा और उसकी पूरी विधि बता दूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, धन्यवाद। जयेश जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ। मेरे को है ना बुखार है, मतलब सर्दी, उसके लिए क्या है? सर्दी और बुखार के लिए तो दवाइयाँ बहुत सारी है। खास करके शुरुआत में इम्यूनर का सेवन करें, तुलसी बूंद का, और खास करके इफनी कैप्सूल का और गिलोय घनवटी का। जी। राजेश्वर जी कोई बता रहा है कि उसको क्रम दे, मिश्रा कोई है, देखिए तो कोई मिश्रा करके है, वो बहुत बार प्रयत्न कर रहे हैं। मैं दिया आचार्य जी, वो तो अभी भी दिया आचार्य जी, वो नहीं अच्छा नहीं, कोई सिग्नल प्रॉब्लम है या पता नहीं, बहुत कंटिन्यूअसली दे रहा हूँ लोगों को, नहीं अनम्यूट नहीं कर। नहीं, या तो उसके मोबाइल के सिग्नल नहीं है या खुद का भी सिग्नल कभी कभी नहीं होता है, वो कभी कभी सो जाते हैं लोग तो। संतोष ये नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। हाँ, ये प्रकृति लोग शिलाजित और गौमूत्र यूज कर सकते हैं क्या? क्या पित प्रकृति लोग शिलाजित और गौमूत्र यूज कर सकते हैं? नहीं, गौमूत्र शिलाजित कम यूज करना है, गौमूत्र भी यूज उसको नहीं करना है, पित प्रकृति वाले को। और एक क्वेश्चन है गुरुजी, लाइक मसाज ऑयल रात को लगा सकते क्या? वो लगा सकते क्या? हाँ, वो लगा सकते हैं। ओके, धन्यवाद। ठीक है। अभी राजेश्वर प्रणाम गुरु जी। हाँ हेलो। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी बोल रहा हूँ, अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। गुरु जी, मेरे पत्नी को रात को नींद नहीं आती और बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और डायबिटीज तो कभी कभी दिखाता है। फॉर्म भरिए तो उसका। क्या दवा? नहीं ऐसा नहीं, फॉर्म भर दीजिए, गूगल फॉर्म। उसमें हम देखेंगे कितना रहता है और क्या हिस्ट्री है, वो पूरी हिस्ट्री लिखकर भेज दीजिए, गूगल फॉर्म आपको बताएंगे राजेश्वर जी। असल में पहले मैंने आपको रिपोर्ट्स भेजे थे, तो आपने पुदीन जीरा सिरप, ग्रीन शीड कैप्सूल और त्रिफला वटी और यूरोगिन टेबलेट चालू कराया था। जी चल रहा है ना, तो वो चलने दीजिए 2 महीने तक। 2 महीने बाद 2 महीने से ज्यादा हो गया, तो उसका कैसा है वो फॉर्म भर के बताइए वापस। हाँ, पर फिर फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है तो गूगल फॉर्म भर के बताइए कि भाई मैंने ये लिया है, अभी तक नहीं है, इतना फर्क है, इतना नहीं है, तो वो हम बाद में दूसरी दवाई देते हैं। ठीक है? नमस्ते गुरुजी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ जम्मू से। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे ना थायराइड है, तो और आपने कहा था ना कैल्शियम की दवाई ले सकते हैं ऐसे ही, और हीमोग्लोबिन भी ले सकते हैं क्या? मैं एनीमिक हूँ, ले सकते हैं? अच्छा, और थायराइड का क्या करें? मैं अभी 12.5 mg ले रही हूँ, मेरा नॉर्मल है 2 साल से, फिर भी वो दवाई लेना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। मेरा हाइपर है, मतलब पतला वाला हो, जो समझ गया, मुझे बताए सब। आपने फॉर्म भरा है? नहीं, बेटी के लिए फॉर्म भरा था आपने, वो नहीं, आपके लिए भी नहीं, आपके लिए नहीं भरा ना, तो आपकी भी हिस्ट्री लिख कर भेज दीजिए, उसमें मैं देखूंगा कि क्या लेना है आपको और किस तरह से उसको बंद करनी है धीरे धीरे। ठीक है? ठीक है। यस आचार्य जी। तो 10 बज गए आचार्य जी। जी चलेगा। धन्यवाद आचार्य जी। मंडे हम लोग मिल रहे हैं संस्कृत आर्य ग्रुप संस्कृत के लिए। जी, संस्कृत से। ठीक है। सबसे विनती है, आप सिर्फ दवा लेना एक चीज है, लेकिन दिनचर्या, ऋतुचर्या और आपका जीवन का जो है, जितना हो सके उतना जैविक खाना है, कच्चे घनी तेल, देसी गाय का दूध, देसी गाय घी, जो भी अपना जो अच्छा, जो भी अभी थोड़ा तेल भी रिफाइंड ऑयल खाते हो या रिफाइंड साल्ट, ये सब छोड़ के थोड़ा जो है जैविक सात्विक लाइफस्टाइल तक आने से उसके बाद ही आपको आयुर्वेदिक दवा दिनचर्या समझ के
इसलिए पूरा ज्ञान हम लोग दे दिए हैं ऑलरेडी आपको, आपका प्रकृति समझ के दिनचर्या, उसके बाद दवा काम करेगी। और टेस्ट रिपोर्ट्स क्या बोल रहे हैं एक चीज है, अपना शरीर क्या बोल रहे एक चीज है। इतना भरोसा रखिए शरीर और भगवान का सृष्टि के ऊपर भरोसा रखिए और दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो कीजिए। ज्यादा रिपोर्ट से सब उसका ध्यान उसमें देने की जरूरत नहीं। तो मिलके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो मिलेंगे हम लोग मंडे, मिल रहे हैं। धन्यवाद आचार्य।